नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जेएमडी अकेडमिक पॉइंट में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शुरू किया था भारतीय राजनीति के नए बदलाव, इस वीडियो में हम उस आंसर को और आगे लेकर चलेंगे। ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिविजुअल टॉपिक के बेसिस पे भी चल रहा है और ये आपका एक मेन जो पूरा सर्टेन क्वेश्चन है जिसका नाम है भारतीय राजनीति में आए बदलाव, जो 1989 से अभी वर्तमान समय तक देखने को मिले हैं। तो उसमें आज हम चौथा बिंदु लेकर चलेंगे, धार्मिक अस्तित्वता के आधार पर जो राजनीति शुरू हुई थी 1989 के बाद के समय में। तो टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय राजनीति नए बदलाव ये हमारा मेन टॉपिक भी चल रहा है, चैप्टर भी चल रहा है और इसके हम चौथे बिंदु पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है धार्मिक अस्तित्वता पर आधारित राजनीति। ये हमारा चौथा बिंदु है। जब हम धार्मिक अस्तित्वता की बात करते हैं, जैसा कि हम धार्मिक अस्तित्वता पर आधारित राजनीति के इस अध्याय को लेकर चल रहे हैं, इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि धार्मिक अस्तित्वता का मतलब क्या होता है, रिलीजन आइडेंटिफिकेशन। देखिए होता क्या है कि जब कोई राजनीतिक दल धर्म से संबंधित अपनी पहचान को बढ़ावा देता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी धार्मिक या धर्म संप्रदाय को राजनीति का बिंदु बनाया जाता है तो वो जो मसला है वो धार्मिक पहचान पर आधारित हो जाता है और वो राजनीतिक क्षेत्रों में फिर दिखाई देता है, यानी एक प्रकार का वो वोट बैंक बन जाता है उस राजनीतिक दल के लिए जो उसको धर्म से जोड़कर राजनीति में लेकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक अस्तित्वता पर आधारित भारतीय राजनीति का जो दौर शुरू होता है 1980 के दौर से वो शुरू हो जाता है, जिसका सबसे पहला जो फेज है इस टॉपिक का वो बनता है आपका भाजपा का गठन। भाजपा आपको पता ही है, भाजपा मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 में, भारतीय जनता पार्टी जनरली जो दो पुरानी पार्टियां थी जिसमें भारतीय जनसंघ पार्टी थी और एक जनता दल पार्टी थी, तो उन दोनों के विघटन के बाद जो वहां के जो नेता थे उन्होंने मिलकर भाजपा का गठन किया नए तरीके से 6 अप्रैल 1980 में। कमल इसका चुनाव चिन्ह था और इसके जो अध्यक्ष थे वो बने अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के पहले अध्यक्ष बने और भाजपा उस दल के रूप में आगे निखर कर सामने आने वाला था जो हमारे इस बिंदु पर सीधा सीधा आकर टिकेगा, जिसका नाम है धार्मिक अस्तित्वता पर आधारित राजनीति, अर्थात धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति। थोड़ा सा हम भाजपा का भी एक प्रोग्रेस लेकर चलेंगे, थोड़ा सा हम भाजपा का विकास क्रम लेकर चलेंगे, उसकी आइडियोलॉजी लेकर चलेंगे और कैसे वो एक प्रमुख धर्म संप्रदाय से अपने आप को जोड़ने में आप कह सकते हो कि सक्षम रहा, इसको भी हम जानेंगे ताकि हमारा आंसर सीधा सीधा यहाँ पर बैठे। तो भाजपा जब बनी तो भाजपा की जो विचारधारा थी, तो भाजपा ने अपनी विचारधारा को किससे जोड़ दिया, भाजपा ने अपनी विचारधारा को जोड़ा गांधीवादी समाजवाद से। इस गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा के तहत भाजपा ने न सिर्फ भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर बल दिया बल्कि भारतीय जो समाजवादी व्यवस्था है अर्थात जो सरकारी नियंत्रण हस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था है उसको भी उन्होंने महत्व दिया और इस प्रकार से भाजपा एक नवीन पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, जिसने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से एक दौर शुरू होता है भाजपा का और वो आपके क्वेश्चन को आगे कवर करेगा और उसका हमने नाम दिया है कि कैसे भाजपा एक हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में गठित हुई। ये आपसे जनरल से बात पूछी है, क्वेश्चन पूछा है कि कैसे जो भाजपा है एक हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में गठित हुआ
तो ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि भाजपा एक हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में कैसे गठित हुआ। और इसकी जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाजपा के हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में गठित होने के दो प्रमुख कारण थे। इसके दो कारण थे। पहला था हिंदुत्व या हिंदूपन, और दूसरा था सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना। तो भाजपा के एक हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में गठित होने के दो प्रमुख कारण बने। एक हिंदुत्व जो हिंदूपन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ था, और दूसरा सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देना। अभी जनरली हम जब इस टॉपिक को करेंगे तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि कैसे ये जो सारी की सारी घटनाएं थी ये धार्मिक अस्तित्वता पर आधारित भारतीय राजनीति के रूप में गठित हो रही थी। भाजपा ने हिंदूवादी जो रूप है 1986 में उस पर बल देना शुरू किया। 1986 से भाजपा ने अपने आप को हिंदुत्व या हिंदूवादी रूप से पूर्ण रूप से गठित कर दिया। और इसके भी प्रमुख, इसका मैं कारण भी बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ। और भाजपा ने जो केंद्रीय बिंदु माना, जो हिंदुत्व की परिभाषा दी, जो हिंदूपन की परिभाषा दी, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम वीर सावरकर भी कहते थे, विनायक दामोदर सावरकर। तो वीर सावरकर की जो परिभाषा है हिंदुत्व की, ये जो हिंदुत्व की या हिंदूपन का जो रूप है, ये जो परिभाषा है, ये सीधी सीधी किसने दी थी? वीडी सावरकर ने दी थी। क्यों? और इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि भारत राष्ट्र की बुनियाद है कौन? हिंदू संस्कृति। वीडी सावरकर का मानना था, और हिंदुत्व का सीधा सीधा रूप ये कहता है कि ये भारत राष्ट्र की बुनियाद है। ये जो हिंदू संस्कृति है ये भारत राष्ट्र की बुनियाद है। अब ये हिंदू संस्कृति क्या है? तो कहते हैं कि एकीकृत राष्ट्र निर्माण हिंदू संस्कृति है। जब आप अपने देश में एकीकृत हो जाएं, और जब अपने देश में आप एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करें, एक जॉइंट नेशन, इंटीग्रेटेड नेशन का जब आप निर्माण करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, तो वो हिंदू कल्चर है जो इस इंटीग्रेटेड नेशंस को बिल्ड कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा हिंदू कौन है? इन्होंने कहा वे नागरिक हिंदू है। नागरिक के लिए क्या कहा? कि वह नागरिक हिंदू है या वह नागरिक राष्ट्र का नागरिक है जो अपने राष्ट्र को क्या माने? एक पुण्य भूमि, क्या माने? पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, और दूसरा पितृभूमि। एक नागरिक या हिंदू, एक नागरिक या हिंदू वो है जो राष्ट्र को क्या मानेगा? पुण्य भूमि मानेगा और पितृभूमि मानेगा। इस प्रकार भाजपा ने अपने आप को सीधे सीधे हिंदुत्व की ओर पर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसका जो रूप है वो आगे जाकर बड़े स्तर पर एक राजनीतिक प्रतिरूप में भी दिखेगा, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में भी नजर आएगा, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का सीधा सीधा एक कारण बनेगा। और ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है ये बन जाती है भाजपा की दूसरी मेन कारण, जिससे वो हिंदूवादी दल के रूप में गठित हुआ। तो सांप्रदायिक राजनीति में दो प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी वजह से भाजपा ने अपने आप को केंद्रित किया हिंदूवाद में। पहला मुद्दा आता है 1985 का शाहबानो मुकदमा, ठीक है, और दूसरा 1992 वाला अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद को आप राम जन्मभूमि और
बाबरी मस्जिद विवाद के रूप में भी जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि धार्मिक अस्तित्वता पर आधारित राजनीति के इस बिंदु में भाजपा का गठन हो चुका था और भाजपा ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक रूप से और एक आइडियोलॉजी पर, एक रिलीजन मेंटालिटी पर उसने अपने आप को केंद्रित करने पर बल दिया और हमने उसके हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में उभरने के दो कारणों में से पहले के ऊपर चर्चा की, जो था हिंदुत्व या हिंदूपन, जिसकी परिभाषा सावरकर द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु चलेगा वो सांप्रदायिक राजनीति के तहत चलेगा 1985 का शाहबानो मुकदमा। इसको रफ करते हैं, वहां से शुरू करते हैं और शाहबानो के बाद हम लेकर चलेंगे अयोध्या विवाद। तो 1985 का जो शाहबानो मुकदमा है, ये किसी आम मुकदमे के समान नहीं था। जनरली हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में आए दिन बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में 1985 में ये केस अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन लेकर आया। इस केस के अंतर्गत कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिसने कहीं ना कहीं महिला अधिकारों को या महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को दोबारा से जोड़ देने पर बल दिया। 1985 का शाहबानो मुकदमा, शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला जिनका अपने पति मोहम्मद अहमद खान के साथ लंबे समय तक डिस्प्यूट रहा, 1975 में शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान द्वारा में शाहबानो को उनकी जो पति है मोहम्मद अहमद खान, जो अपने आप में इंदौर के वकील थे, उन्होंने लगभग 43 वर्ष के रिश्ते के बावजूद अपने घर से बच्चों सहित निकाल दिया। ठीक है, रिश्ते को तोड़कर घर से रिश्ता सहित निकाल दिया और निकालने के बाद 1978 में शाहबानो और उनके पति मोहम्मद अहमद खान के मध्य एक लंबा विवाद हुआ और वो विवाद इसी बात को लेकर था कि शाहबानो का कहना था कि वो एक 62 वर्षीय महिला है और जो कि उनकी एज थी उस समय में, और 62 वर्षीय महिला होने के नाते और घर से निकाले जाने के नाते उनके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए उन्होंने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से कहा कि आप हमें नियमित तौर पर गुजारा भत्ता दीजिए ताकि हम अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सके। और इसी बात को लेकर 1978 में लगातार हुए तनाव से मोहम्मद अहमद खान ने, यानी कि शाहबानो के पति ने, फौरी यानी कि तत्काल या तुरंत जो तलाक है देकर अपना रिश्ता परमानेंट तोड़ दिया। उन्नीस में अहमद खान द्वारा अपनी 62 वर्षीय जो पत्नी है शाहबानो, उसको फौरी तलाक यानी कि तुरंत तलाक देकर अपना रिश्ता जो है उनसे तोड़ दिया और इस प्रकार से उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि विवाह के दौरान जो मेहर यानी जो सिक्योरिटी अमाउंट महिला को दिया जाता है, उनका कहना यह था कि एक मेहर मैं आपको पहले ही विवाह के दौरान तय कर चुका था और वो मेहर आपको दी जाएगी, आप उस मेहर को लीजिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। इसके बाद या इद्दत की मुद्दत, इसका मतलब यह है कि जब कोई पति मुस्लिम समाज में अपनी पत्नी को फौरी तलाक देता है तो फौरी तलाक के 3 महीने तक जो तलाकशुदा महिला है उसकी देखभाल पति करेगा।
कितने महीने? इद्दत की मुद्दत का मतलब है मुस्लिम समाज का एक नियम है जिसके तहत 3 महीने तक तलाकशुदा महिला की देखभाल उसका वो पति करेगा जिसने अभी अपनी पत्नी को फौरी तलाक दिया है। और इस्लामिक समाज में कोई भी पुरुष अब तक क्या होता था कि अपनी पत्नी को या मैक्सिमम पूरे जीवन में 4 बार शादियां कर सकता था, और फौरी तलाक का जो नियम था वो नियम अपनाकर यहाँ पर शाहबानो के साथ भी उसके पति जो मोहम्मद अहमद खान है उन्होंने तलाक लिया और जो मेहर की रकम अदा थी उनको की। इसके अलावा शाहबानो का कहना था कि उसको नियमित एक भुगतान दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। और यहाँ पर इद्दत की मुद्दत यानी तलाक देने के 3 महीने तक तलाकशुदा महिला की देखभाल ऐसा पति अहमद खान ने कहा कि मैं करूंगा, और वही उन्होंने वादा किया। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। लेकिन इसके बाद शाहबानो ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। शाहबानो ने गुजारा भत्ता हेतु, गुजारा भत्ता जिसको नफका भी कहते हैं, गुजारा भत्ता हेतु न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाकर उन्होंने अपने पति मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ केस किया और कहा कि मैं अपने पति से एक नियमित गुजारा भत्ता चाहती हूं और न्यायपालिका उसमें मेरी मदद करे। न्यायपालिका की स्थानीय अदालतें जो थी इंदौर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया गया। लेकिन जो पति मोहम्मद अहमद खान है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल 1985 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और निर्णय क्या था कि जो पति मोहम्मद अहमद खान है शाहबानो के, वो शाहबानो को नियमित तौर पर हर महीने 500 रुपए अदा करेंगे। ठीक है, मोहम्मद खान को कहा कि आप हर महीने अपनी पत्नी शाहबानो को 500 रुपए अदा करेंगे। इसके अलावा सीधा सीधा ये जो मुकदमा था ये शाहबानो के पक्ष में रहा। फैसला था वो शाहबानो के पक्ष में रखा। तो कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में 23 अप्रैल में अपना ये निर्णय दिया कि आप हर महीने अपनी पत्नी को 500 रुपये अदा करेंगे और शाहबानो के पक्ष में फैसला किया, इसको एक ऐतिहासिक निर्णय माना गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो फौरी तलाक की व्यवस्था है ये फौरी तलाक की व्यवस्था असंवैधानिक है और कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों की जो कुरान है, जो कुरान शरीफ है, उसके बताए गए सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महिला सशक्तिकरण के रूप में भी देखने को मिला। परंतु इस फैसले के तुरंत बाद जो मुस्लिम समाज के पुरुष प्रधान लोग हैं या इसके अलावा जो परंपरागत सोच रखने वाले मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लगातार विरोध शुरू कर दिया और इस विरोध के चलते जो 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बनाया गया था, इसने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की आलोचना की और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि जो हमारी खुद की जो न्यायिक प्रक्रिया है मुस्लिम समाज की, उसमें एक प्रकार का हस्तक्षेप है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने राजीव गांधी सरकार पर दबाव डाला। राजीव गांधी सरकार पर दबाव डाला और राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण
इसके अलावा राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 को पास करवाया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पूर्ण रूप से पलट दिया। इस फैसले को पलटते ही अर्थात कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी सरकार है उन्होंने मुस्लिम समाज के पुरुष प्रधान सोच को स्वीकार किया और जो महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, शाहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले को राजीव गांधी की सरकार द्वारा पलट दिया गया मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर। और इसके फैसले के पलटने के बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रतिरोध देखने को मिले और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया उसके कुछ प्रमुख परिणाम देखने को मिले। एक बार हम परिणाम देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, परिणाम बताता हूँ आपको फिर। सरकार द्वारा न्यायपालिका के फैसले को पलटने के परिणाम या प्रभाव, तो वो कौन कौन से प्रभाव थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को राजीव गांधी सरकार द्वारा पलटा गया तो देखने को मिले। और ये परिणाम कहीं ना कहीं बड़े स्तर के परिणाम थे क्योंकि इससे आने वाले समय में कुछ ही सालों में एक सांप्रदायिकता का रूप देश में निखरने वाला था और जो धार्मिक पहचान वाली जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने दिख रही थी। इसलिए परिणाम नंबर 1 जो सामने आया वो परिणाम क्या था कि जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इन बुद्धिजीवी लोगों ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी। भाई जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या करा, सरकार की आलोचना शुरू कर दी और सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो सरकार ने बदला उसको उन्होंने गलत ठहराया। इसके अलावा जो मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं तथा कुछ संगठनों द्वारा, इन संगठनों द्वारा भी सरकार की आलोचना की गई क्योंकि इनका भी मानना यह था कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दा प्रथा, तलाक की इस कुप्रथा से मुक्ति मिले और उनका ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं सरकार अपना राजनीतिक हित सार्थक कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है। तीसरा में यहाँ पर क्या दिखा, बीजेपी ने इसे सरकार द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति माना। मतलब बीजेपी ने सीधे सीधे कहा कि सरकार द्वारा, राजीव गांधी सरकार द्वारा ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का पलटा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना सीधा सीधा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं और उन आगामी चुनावों में जो कांग्रेस है वो चाहती है कि वो स्थानीय स्तर पर हर जगह जीते जहां पर मुस्लिम समाज की बहुसंख्यकता है। इसलिए बीजेपी ने इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति माना और इस बात को आगे जाकर प्रूव भी किया गया। जब ये बात प्रूव भी हुई, ये बात कब प्रूव होगी, ये बात प्रूव हुई जब कुछ समय के बाद जो इस दौर में राजीव गांधी की सरकार में देश के गृह सचिव थे, इस दौर में जो देश के गृह सचिव थे 1985-86 के
प्रधान ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था वर्किंग विद राजीव गांधी। ये उन्होंने बुक लिखी, देश के गृह सचिव थे, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे देश के 1985-86 के, आरडी प्रधान नाम था, और बुक लिखी उन्होंने वर्किंग विद राजीव गांधी। इस बुक में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि ये जब देश के प्रधान सचिव थे और राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने राजीव गांधी से कहा भी था कि आप कोई ऐसा फैसला ना लीजिएगा जो कहीं ना कहीं आपकी छवि को बिगाड़े। तो राजीव गांधी का जो जवाब आया था उसको इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, और इनका कहना था कि राजीव गांधी द्वारा सीधा सीधा जवाब दिया गया कि मैं एक राजनेता हूं, और राजनेता का धर्म बनता है कि वो राजनीति में सत्ता के लिए हर उस काम को कर सकता है जो काम उचित लगता है। और शायद यही एक कारण था जिससे जो धार्मिक पहचान की राजनीति है और जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। इस बात को सीधा सीधा प्रूफ करता है देश के गृह सचिव आर डी प्रधान की बुक वर्किंग विद राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, अब इसके अलावा देश में क्या हुआ, सांप्रदायिकता का एक जो माहौल है, यानी संप्रदायवाद की जो राजनीति है बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाजपा ने अपने आप को 1986 में हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि 1985 में बीजेपी की जो कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और 1986 में एक नया अधिनियम पास कर दिया। अब यही बात जब उनको दिखी कि भैया कांग्रेस तो सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है, तो भाजपा ने अपने आप को किससे जोड़ा? हिंदुत्व से जोड़ा। ठीक है, और हिंदुत्व से जुड़ने के नाते यहाँ पर आप संप्रदायवाद की राजनीति उभर कर सामने आ गई, क्योंकि देश के दो बड़े राजनीतिक दल अब अपने आप को किसी न किसी धार्मिक समूह से जोड़ रहे थे। इस बात को भी प्रूव करता है संप्रदायवाद की राजनीति के, इस बात को प्रूव करने के लिए 2007 में प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम था रामचंद्र गुहा, इन्होंने एक बुक लिखी और इस बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। इस बुक में लिखी इंडिया आफ्टर गांधी, और इस बुक में ये प्रूव करते हैं कि कैसे देश में राजीव गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो वाले फैसले को पलटने से परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। और इनका कहना है सीधा सीधा कि देश में संप्रदायवाद की जो राजनीति है उसकी शुरुआत यहीं से हुई। इसके अलावा जो अयोध्या विवाद है उसकी जड़ भी राजीव गांधी का ही फैसला था। मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि जो संप्रदायवाद की राजनीति है वो शुरू हुई किसकी वजह से? राजीव गांधी सरकार के फैसलों की वजह से। अयोध्या विवाद जो आगे जाकर भाजपा द्वारा किया गया उसका भी प्रमुख कारण क्या था? अपने आप में राजीव गांधी द्वारा लिए गए फैसले, जिसकी वजह से बीजेपी ने भी अपने आप को बाद में एक प्रमुख संप्रदाय से जोड़ा। और तीसरा क्या था? जो बड़े स्तर पर धर्मनिरपेक्षता पर चोट थी उसका भी कारण इस दौर की सांप्रदायिक राजनीति को ही माना जाता है। अब ये जो सारे परिणाम थे, ये सारे परिणाम हमने बाद में देखे, और इन परिणामों को प्रूव करने के लिए दो अलग अलग रूपों में अलग अलग बुक थी जो अलग अलग टाइम पे लिखी गई, जिसको यहाँ पर जोड़कर इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा नहीं था कि शाहबानो के द्वारा दिए गए फैसले को या शाहबानो के इस फैसले को जिसको राजीव गांधी सरकार ने पलटा है आगे चुनौती नहीं मिलेगी। समय बीतते बीतते आपने देखा कि कैसे देश में लगातार नए नए विवाद बढ़ते गए। 2002 में एक शमीमारा केस आया, 2018 में एक सायरा बानो केस आया। इसके अलावा 2017 में जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनाउंस कर दिया, 2017 में भी बोला था कि भैया ये जो ट्रिपल तलाक है ये जो ट्रिपल तलाक की पद्धति है, ये ट्रिपल तलाक पद्धति
कहीं ना कहीं क्या है, गैर संवैधानिक है। अब क्योंकि ये गैर संवैधानिक है इसलिए इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये कुरान के आदर्शों के विपरीत है, खिलाफ है, और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने सरकार को निर्देश दिया, सरकार से कहा कि आपको एक उचित कानून इस पर बनाइए। और इसी के मद्देनजर दिसंबर 2017 में सरकार द्वारा, किसकी सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एक बिल पास किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया इस बात को ध्यान में रखते हुए, परंतु ये प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में ये प्रस्ताव रुक गया। इस प्रस्ताव को दोबारा से 2019 में लेकर आया गया और 2019 में इसको नाम दिया गया, यहाँ मैं आपको थोड़ा ऊपर करके बताया था एक बार। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, इसको क्या नाम दिया गया, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2019। इस बिल को नरेंद्र मोदी सरकार के जो विधि और न्याय मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री बोल सकते हो, रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा 25 जुलाई 2019 को ये लोकसभा में पास हुआ। 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास हुआ, 30 जुलाई को राज्यसभा में पास हुआ और 19 सितंबर को इसे राष्ट्रपति द्वारा लागू कर दिया गया। इस प्रकार हमारे देश में जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है वो पास हो गया, लागू हो गया, और इसके लागू होने के साथ साथ जो ट्रिपल तलाक की व्यवस्था उसको खत्म कर दिया गया। और इस प्रकार की फौरी तलाक को देने की अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है और प्रूव होती है तो उसको अधिकतम 3 साल की सजा का यहाँ पर एक मुकदमा भी दायर किया गया। और कहीं ना कहीं ये जो कानून है ये ऐतिहासिक कानून माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा गया और मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार का एक रूप भी ये माना गया। और ये बिल यहाँ पर पास हो गया। राष्ट्रपति इस दौर के रामनाथ कोविंद हैं, वर्तमान के ही अभी प्रेसिडेंट हैं। और ये एक पूरा जो रूप है, ये पूरे का पूरा जो रूप मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं धार्मिक अस्तित्वता की राजनीति का एक पहला बिंदु था। वो बिंदु था जिससे राजनीतिक दलों ने अपने आप को किसी न किसी धार्मिक मुद्दे से जोड़ने पर बल दिया। इसका जो दूसरा बिंदु है जिसका नाम है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, और इसके अलावा जो उसमें साथ साथ दूसरा विवाद जुड़ेगा वो है 2002 का गोधरा विवाद। वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके लेकर अपने सजेशन जरूर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।